नमस्कार एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पे। जी हाँ, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन इन तिब्बत। तिब्बत में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है इस पे आज हम बात करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि आखिरकार ये अचानक से तिब्बत चर्चा में क्यों आ गया है और साथ ही जो है तिब्बत क्या है, इस पर चाइना का कंट्रोल कैसे हुआ और भारत का इसके लिए क्या स्टैंड है। ये सभी बातों पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्लास से बन रही है। और ध्यान दीजिएगा एक बात का कि हाँ जो है ये क्लास आपके, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि ये आपके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट इवेंट्स के बारे में समझ विकसित करती है। ये जो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं जो डेली मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सुबह आपकी मॉर्निंग में करंट अफेयर की डेली क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाता है। साथ ही आपके हिंदी और इंग्लिश सारे न्यूज़पेपर को खंगालने के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उस न्यूज को मैं लेकर आता हूं आपके सामने, जिससे कि एक ही क्लास में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस सब कुछ मिल सके। और बाइलिंगुअल क्लास होती है इसलिए आप सभी जुड़ सकते हैं। साथ ही उसमें एडिटोरियल भी मैं कराता हूं जिससे आपको मेंस की एक समझ विकसित होती है और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आखिरकार ये क्या है और कैसे मतलब ये अचानक से चर्चा में आया है। देखिए अभी क्या है, जो बेसिकली G7 समिति थी इटली में, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है G7 समिति के बारे में। लगभग 20-25 मिनट का वीडियो है, आप लोग एक बार देखिएगा, इसी में पड़ा हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट G7 समिति के बारे में सब कुछ बनाया है। कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, कुछ फनी मोमेंट्स भी हैं, आप देखेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है, डेफिनेटली मजा आएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा और साथ में आपकी एक समझ भी विकसित होगी। तो यहाँ पर जो है जो बाइडन और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ये नहीं है कि मुलाकात हुई तो जाएंगे मुलाकात होगी। पॉइंट ये है कि पावरफुल यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन टू विजिट इंडिया स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो पावरफुल यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन है ये कोई आम डेलीगेशन नहीं है। ये ऐसे लोगों का डेलीगेशन है जो सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, ऐसे लोगों का डेलीगेशन है जो यहाँ पे एक बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के लिए भारत में विजिट करेगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ भारत में विजिट करेगा, मीट दलाई लामा, ये दलाई लामा से भी मिलेगा। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा बेसिकली एक तिब्बतन धर्म गुरु है जो चाइना के वहां पे इन्वाइटिंग के बाद में, जब चाइना ने वहां पर इन्वाइट किया है, उसको कब्जे में लिया, इसके बाद में जो है वो भारत में शरण लेके धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब भारत ने इनको शरण दी हुई है तो इनसे ही मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए अचानक से यूएस का डेलीगेशन दलाई लामा से मिलने क्यों आ रहा है। लेकिन पॉइंट यही नहीं है कि दलाई लामा से मिलने आए, यूएस के अचानक से स्टैंड में इस तरह का चेंज क्यों आया है, ठीक है। देखो इसके चेंज आने के पीछे मुख्य मुद्दा जो है, पहली चीज देखिए, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे यूएसए हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो ताइवान को लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ताइवान कैसे, जैसे आप जानते हैं कि ताइवान का मुद्दा, जैसे देखिए यूएसए जो है वो ताइवान से जो है व्यापार बढ़ाना चाहता है और इवन काफी व्यापार बढ़ाया है वो। भारत भी ताइवान के साथ बहुत ज्यादा व्यापार कर रहा है, लेकिन क्या है, चाइना उसको अपने रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा मानता है, ठीक। अभी हम आगे एक बात और करेंगे आपसे कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा मानता है, इसमें आखिरकार भारत का क्या स्टैंड है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ताइवान को भी भारत कभी जो है पास्ट में जो है उसको चाइना का हिस्सा मान चुका है, ठीक है। अभी धीरे धीरे उसकी स्टैंड में परिवर्तन जरूर आ रहा है लेकिन मान चुका है। ऐसे ही तिब्बत को भी भारत जो है चाइना का हिस्सा मान चुका है पहले भी, ठीक है, और वो भी कहीं रिटन डॉक्यूमेंट में। आपसे अभी सब डिस्कस करने वाले हैं और ध्यान दीजिएगा आपको बहुत चीजें इसमें जानकारी के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि मतलब आखिरकार यूएस का जो डेलीगेशन यहाँ पे आएगा फिर दलाई लामा से मिलेगा। पॉइंट देखो, सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ ही न्यूज निकली हुई है, ठीक है, हर जगह आपको मिल जाएंगी। यूएस लॉ मेकर्स पास तिब्बत पॉलिसी बिल। आप ये बताइए कि यूनाइटेड स्टेट में की कांग्रेस में क्या पास किया जाता है? तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना के क्लेम को क्वेश्चन किया जाता है तिब्बत पर, ठीक है। अब देखिए भारत जिस समय तरह से चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख वाले एरिया में और साथ ही जो है इधर सिक्किम वाले एरिया में जिस हिसाब से इंक्रोचमेंट कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है और मतलब अपने क्लेम कर रहा है, तो अब भारत के लिए क्या है, ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें यूएस का साथ भारत को मिल रहा है। अतः अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर ये चीन को घेरने में भारत कामयाब होगा, ठीक। क्योंकि हाल ही में भी देखेंगे कि भारत ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं इस बार जल्दी में ही कि जिससे जो चाइना के पार्ट को काउंटर करने के लिए, ठीक है, मैं बात करूंगा अभी आपसे, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये मायने रखता है कि यूएस में ये बिल पास किया जा रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल, ठीक है।
और ये सब आया कहाँ से, ये सब आया कहाँ से, ताइवान की वजह से, क्योंकि ताइवान पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली एक ट्रेड वार चल रहा है चाइना और जो है अमेरिका के बीच में। अब ताइवान को लेकर भाई अमेरिका ताइवान के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाना चाह रहा है, उसका सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है जो यूएस जो है चाइना क्या कर रहा है, चाइना इस चीज से नाराज हो रहा है, बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है। खैर ताइवान के साथ व्यापार की अगर बात करूं तो भारत भी व्यापार कर रहा है। इवन हाल ही में जो अभी वहां के नए प्रेसिडेंट मिले हैं तो भारत ने जो है बधाई भी दी, ठीक है, भारत ने बधाई भी दी। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि चाइना ने कैसे इस बात से जो है मतलब तिलमिला कर कि हाँ जो है वहां के जो प्रेसिडेंट बने उन्होंने इंडिपेंडेंट ताइवान की बात कर दी। वहां पर चारों तरफ से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक वीडियो भी जारी किया था और उस वीडियो में दिखाया था ताइवान वी विल कंट्रोल ओवर यू, कैसे करेंगे ये सब पूरा उसने दिखाया था, ठीक है। उस सब मैंने वीडियो के माध्यम से, और बाकी आपको इसी वीडियो बनाया, आप जाएंगे तो पढ़ मिल जाएगा, थंबनेल से ही दिख जाएगा कि कौन सा वीडियो है, तो आप एक बार स्क्रॉल करके देखिएगा तो आपको सही लगेगा, ठीक है। तो आप इस पे जो ताइवान को लेकर एक ट्रेड वार चल रहा है, तो इस तरह से एक चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए यूएसए जो है इस तरह के बिल ला रहा है। लेकिन ये भारत के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं से इसमें किसी न किसी मुद्दे पर तिब्बत को लेकर इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। और भारत अगर चाइना में तिब्बत के खिलाफ खड़ा होता है तो चाइना क्या करेगा, जो हमारे एरियाज हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख साइड से, वहां पे अपनी स्थिति को कमजोर बनाने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे मैं एक दिन और वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे बहुत जगह क्या होता है, ये आप देखते होंगे कि लोग क्लेम करते हैं कि चाइना ने वहां पे क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, यहाँ तमांग के आसपास में यहाँ पे आगे कब्जा कर लिया, आगे बढ़ लिया है, ठीक है। तो इस पे भी हम बात करेंगे एक्चुअली कि इसमें कितनी सच्चाई है, और इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप TV9 के चैनल पे जाइएगा यूट्यूब पे, उसपे जो एस जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका एक इंटरव्यू पड़ा होगा, ठीक है। अभी मतलब आई थिंक जब इलेक्शन हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट डे, जब सॉरी जब ये काउंटिंग हुई है वोटों की उसके नेक्स्ट डे का शायद है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझने को मिलेंगे कि आखिरकार वहां पे क्या मैटर है, और एक्चुअल में क्या वो सच में कब्जे में आया है, ये मतलब ऐसा नहीं है। एक्चुअल वो उन्होंने उस दिन मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लेते हैं जो लाइन आप ठीक है एलएसी है, तो एलएसी कहीं भी सीधी नहीं है कि ऐसे जा रही है एलएसी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं जा रही है एलएसी। क्या है, एलएसी ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे, एकदम जिग जैग टाइप की, ठीक है। तो अब जहां पे एलएसी है, अब सपोज दैट कि एलएसी के मान लिया इधर तक डिसाइड है, एक एग्जांपल दे रहे हो कि भाई 5 किलोमीटर तक आपकी आर्मी नहीं आएगी, 5 किलोमीटर तक आपकी आर्मी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ तक होगी, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि चाइना ने कई जगह पे उसको इस नॉर्म्स को फॉलो ना करते हुए और आगे की तरफ बढ़ाए, मतलब एलएसी की तरफ जिस एरिया में आर्मी नहीं आई थी उस एरिया में बढ़ाए, तो इस एरिया में बढ़ाए यहाँ तक, ठीक है। तो भारत ने भी क्या किया, भारत जहां यहाँ रहना था वो भी भारत के सैनिक भी यहाँ तक बढ़ाए, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपके पास सैटेलाइट इमेजेज आती हैं तो आप एलएसी को ऐसे कंसीडर करते हैं, और नतीजा आपको क्या दिखता है कि यहाँ जो है चाइना जो है भारत की टेरिटरी में घुस चुका है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी फिलहाल के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिएगा कि अभी देखिए चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के नाम बदल दिए थे, ठीक है, कई स्थानों के नाम बदल दिए। देखिए ध्यान से, चाइना रिलीज फोर्थ लिस्ट ऑफ 30 मोर नेम्स फॉर प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश। भैया अरुणाचल प्रदेश में हमारा है, लेकिन चाइना ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के नाम बदल दिए। अब पहले भी ये करता रहा है, अब भारत ने क्या किया, जो अभी तक भारत इस पे जो है नहीं जो है रेसिप्रोकेट करता था, कभी भी जो है काउंटर नहीं करता था, भारत ने क्या किया, इंडिया प्लान्स टू रिनेम 30 लोकेशंस इन तिब्बत टू काउंटर चाइनाज रिनेमिंग पॉलिसी। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब अब आप अगर अरुणाचल प्रदेश में हमारे स्थानों के नाम बदल रहे हो तो हम तिब्बत में अपने स्थानों के नाम बदलेंगे, ठीक है। आप अगर अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करोगे तो हम तिब्बत पर क्लेम करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी भारत की अभी रिसेंट जो है सामने आई है, इसमें जो यूएस कांग्रेस में पारित ये बिल है, और जो वहां से डेलीगेशन विजिट करने वाला है और दलाई लामा से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भारत की इस पॉलिसी में जो है एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाएगा, भारत को इसमें सहयोग प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर भारत जो है प्रेशर बनाने में कामयाब होगा, इसको समझिएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इंडिया प्लान्स, इंडिया भी बदलेगा, आपने 30 नाम बदले, हम भी 30 जगहों के नाम बदलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि साथ में ये भी बयान दिया गया कि चाइना जो ये रिनेम पॉलिसी ला रहा है खासकर अरुणाचल में, उसका हमारे ऊपर कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला, और डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा आप बताइए, जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं अभी हम चाइना है, चलो चाइना में किसी भी स्थान का नाम ले लो, अगर हम यहाँ से बदल दें, अपने यहाँ बदल दें, तो क्या उस पर चाइना पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अरे हम चाइना का नाम बदल के भारत रख लें तो क्या चाइना को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, हम अपने यहाँ रख लें। ठीक है, उसी तरह से जो है अगर अरुणाचल प्रदेश में किसी भी स्थान का नाम चाइना बदल देता है तो बदल लें, तो उसको अपने यहाँ बदल रहा है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? तो ऐसे यह मतलब एक इस तरह से बयान दिया गया भारत की तरफ से कि चाइना रिनेम्स प्लेसेज इन अरुणाचल इंडिया से चेंजिंग नेम वुड नॉट हैव इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम बदलने दो। लेकिन फिर इसी को काउंटर करते हुए भारत ने क्या किया, कहा हम भी तिब्बत में 30 स्थानों के नाम बदलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, क्लास भी खत्म नहीं है, अभी हम लोग तिब्बत के बारे में समझेंगे बारीक पॉइंट कि तिब्बत का टेक ओवर कैसे हुआ, चाइना के द्वारा कैसे कंट्रोल हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखिए करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस की प्री प्लस मेंस की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है, जिसमें आपको सारे इंग्लिश, चाहे वो दी हिंदू हो, चाहे जनसत्ता एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सभी की न्यूज को मैं ढूंढ के आपके लिए कंपाइल करके इसके बाद आपके सामने लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही इसमें एडिटोरियल एनालिसिस भी होता है, और हर टॉपिक के साथ आपको प्रीलिम्स के लिए मॉडल क्वेश्चन और मेंस का मॉडल क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे आप ये समझ सकें कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं करंट अफेयर से, और साथ में एडिटोरियल एनालिसिस के कैसे बनते हैं। अभी जो कल यूपीएससी का बेसिकली यूपीएससी 2024 का प्री हुआ है, मैंने उस पर जो हम मेरी क्लास से मेरे पढ़ाए हुए जो क्वेश्चंस करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स से आए हुए हैं उनको मैंने इसी पे एनालिसिस किया है, कल की ही एनालिसिस है। आप जाएंगे तो उसमें क्लास आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो इसी में लाइव क्लास हुई थी, तो आप एक बार देखिएगा और देखेंगे कि कम से कम 25-26 क्लास सॉरी 25-26 क्वेश्चंस आपके मेरे इकोनॉमिक्स और जो है करंट अफेयर से आपके क्लास में आए हुए हैं, सॉरी पेपर में आए हुए हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, और ये फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच जो लोग पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको डेफिनेटली कल फायदा हुआ होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्चुअल अप्रोच नहीं चलता है, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है, आपके कॉन्सेप्चुअल थॉट्स डेवलप किए जाते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को सोच सकें और समझ सकें। इसी के अलावा साथ में कहना चाहूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, या इग्नो फेयर बाई केएस सर के नाम से नीचे नाम लिखा हुआ है, इसके नाम से सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तिब्बत जो है, तिब्बत वाला एरिया, आखिरकार इसमें भारत का क्या स्टैंड है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये तिब्बत का हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं ऑटोनोमस तिब्बत की बात करूं तो ये वाला हिस्सा लगभग में 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। ठीक, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और बेसिकली देखा जाए तो चाइना धीरे धीरे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या था जो है, अगर बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले ही लोग ज्यादा रहते थे, तो इस वजह से इन लोगों के पास हथियारों की कोई आवश्यकता रहती नहीं थी, एकदम जो है मतलब कि अहिंसात्मक रूप से रहते थे। इनको ना किसी से मार झगड़ा करना होता था, ना किसी के युद्ध करना होता था, ना किसी के टेरिटरी में हमला करना होता था। यहाँ से भारत के कनेक्ट बहुत अच्छे थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लद्दाख में और खासकर ये जो बेसिकली तिब्बत का सदर्न पार्ट है, यहाँ के जो कल्चरल और बेसिकली जो लिंग्विस्टिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मैच करती थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन आपस में मैच करता था, इनकी भाषा आपस में मैच करती थी, इनका खान पान आपस में मैच करता था, तो ये एक हिसाब से भारत के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ जो है बेसिकली इसके बाद में इस पे चाइना ने अपना क्लेम धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे यहाँ 1954 में पंचशील सिद्धांत आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब पंचशील सिद्धांत में क्या हुआ कि यहाँ जो है जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और चाइना, अब चाइना की तरफ से जो है कुछ पंचशील सिद्धांत में समझौते किए गए, मतलब दोनों देशों ने साइन किया कि भाई एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करेंगे, युद्ध एक दूसरे पर नहीं करेंगे, और इस तरह से जो है 5 सिद्धांत जो पंचशील के थे वो 5 सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा। मैं यहाँ पे 2 सिद्धांतों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही 2 यहाँ पे मायने रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया, इसने चाइना ने जो तिब्बत वाला हिस्सा है इसको भारत से कहा कि आप इसको हमारा हिस्सा मानिए। ठीक है, 20 साल के लिए, समझिएगा। अब भारत ने कहा कि जो भाई 1948 में देखा जाए तो कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला करके इसके बाद में काफी चीजें वहां पे कब्जा कर ली थी। ठीक है, जो पीओके वाला हिस्सा है, तो जब पीओके वाले हिस्से को जो है ये आया कि चाइना आप इसको भाई हमारा हिस्सा मानिए भारत का, तो वो इस चीज पे तैयार नहीं हुआ, और सिर्फ 6 साल के लिए उसने पॉलिसी में इंक्लूड किया कि हम 6 साल के लिए उसको आपका हिस्सा मानेंगे, बाद में रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे कैसे क्या है। अब भारत ने यहाँ 20, अब सवाल ये उठता है, आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिरकार भारत ने क्यों एक्सेप्ट किया,
जब चाइना हमारे पीओके वाले हिस्से को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आखिरकार भारत ने क्यों एक्सेप्ट किया? देखो बात क्या होती है कि उस समय अगर तत्कालीन स्थिति देखें, देखो आज आप बैठ के 2024 में, इसके बाद आप वहां पे 1954 की बातें नहीं सोच सकते। 1954 में भारत की क्या स्थिति, भारत आजादी के जस्ट बाद बहुत तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा था। ऐसे में भारत का स्टैंड जो है अगर कुछ ऊपर उठाया भी जाता था तो बाकी जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो देश होते थे वो भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे, भारत को दबाने की कोशिश करते थे। और भारत की स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो चौड़ा चौड़ा होकर खड़ा हो जाए, नहीं हो सकता था। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, भारत को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता था, क्योंकि आज के हिसाब से हम तब के हिसाब को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्रेशर ऐसे थे, ठीक है, अब उनकी वजह से भारत ने इस पे साइन किया। अब ध्यान देना, अब इस पे साइन तो भारत ने कर दिया, तो साइन करने की वजह से एक हिसाब से देखा जाए तो भारत ने तिब्बत को क्या मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, चाइना का पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हुआ था कि भाई हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ, 1900, ध्यान दीजिएगा, 1959 में ही चाइना ने क्या किया, तो हमला करके और पूरी तरह से तिब्बत को कब्जा कर लिया। अब कब्जा जब किया तो भारत, जो कि पंचशील सिद्धांतों को मानता था, भारत उसमें इंटरफेयर जरा कर नहीं पाया। ठीक है, अब जब कब्जा कर लिया तो यहाँ से बहुत सारे लोग भागे इधर उधर। ठीक है, कुछ भारत में आए। ठीक है, अब यहाँ के जो दलाई लामा जी हैं वो भी बाद में जब विद्रोह होता है तब आते हैं भारत जो है, और इसके बाद में जब चाइना वहां के विद्रोह को चलने की कोशिश करता है तो भारत आते हैं, भारत में भारत उनको शरण भी देता है। लेकिन इस समय क्या था, अब सवाल ये उठता है, उस समय यूनाइटेड नेशन था, तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा आखिरकार तिब्बत को फिर यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं गया? क्योंकि देखो, अब देखो, भारत पंचशील सिद्धांत को साइन वहां पे साइन कर चुका था कि तिब्बत को उसका पार्ट मान चुका था। देखो, अगर यूनाइटेड नेशन में जाने के लिए आपको एक स्टेट का दर्जा चाहिए, उस समय बहुत सारे देश ऐसे थे जो तिब्बत को एक मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानते थे, और उसके लिए भारत की स्पॉन्सरशिप उसको चाहिए थी, कि अगर भारत की स्पॉन्सरशिप मिल जाती तो यूएन में चला जाता, और यूएन से कहीं ना कहीं ये बातें जो है कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड रह जाती, या मतलब हो सकता है ऐसा कि चाइना को इसके लिए जो है जवाबदेही सुनिश्चित होती चाइना की, या कुछ प्रेशर चाइना के ऊपर क्रिएट होता, और जो है यहाँ से जो है चाइना हटता या ना हटता तो कुछ पार्ट छोड़ता, जो भी होता, बट फिलहाल के लिए नहीं जा पाया, क्योंकि भारत ने उस समय उसका सहयोग नहीं किया, क्योंकि भारत ऑलरेडी मान चुका था कि इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जेनेटिक लिंकेज है वो लद्दाख और तिब्बत में सेम है, जो मैंने अभी बताया आपको, कि जो डाइवर्सिटी है वहाँ की लिंग्विस्टिक, या मतलब वहाँ का खान पान जो है, रहन सहन है, बहुत सारी चीजें हैं जो तिब्बत और खासकर लद्दाख की मैच करती हैं। ठीक है, लद्दाख की मैच करती हैं। अब इसके कुछ समय बाद ही जानते हो, जब मतलब तिब्बत पर इसने हम ले लिया कंट्रोल, इसके बाद में इसकी यहाँ तक शांत नहीं हुई। एक तरफ देखो, एक तरफ इसने पंचशील सिद्धांत साइन किए, दूसरी चीज उनका उल्लंघन कैसे कर रहा है, ध्यान देना, उसका उल्लंघन कैसे कर रहा है ये, फिर उसके बाद में एक पॉलिसी लेकर आता है। और कौन सी पॉलिसी लेकर आता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग 5 फिंगर पॉलिसी या पाम फिंगर पॉलिसी, ठीक है, इस तरह से जो है करके जानते हैं, लाता है और कहता है कि देखो, जो ये बेसिकली देखो, ये तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत है, और तिब्बत के साथ में जो जैसे इधर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, नेपाल के अलावा सिक्किम वाला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये सब जो है बेसिकली, और लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, इधर ये टोटल 5 एरिया जो है इसकी पाम, देखो जो तिब्बत है वो पाम है, क्या है, पाम, और ये इसकी 5 फिंगर है, और ऐसा कह के इसने जो है इन सारी टेरिटरीज पे, इससे लगे हुए जो एरिया है इन पर अपना क्लेम रेज कर दिया, अपने यहाँ पॉलिसी लगी, जिसके तरह आज भी ये इस तरह के क्लेम कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में क्यों आया है, क्योंकि कांग्रेस पासेज बिल अर्जिंग चाइना टू रिजॉल्व तिब्बत। ठीक है, तिब्बत का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए कांग्रेस ने एक बिल पारित किया है। कौन सा कांग्रेस, यहाँ की नहीं, यूएसए का जो हाउस है उसको कांग्रेस, ठीक है, तो कांग्रेस ने, यूएस कांग्रेस ने ये बिल पारित किया। अब इसमें क्या है, भारत के देखा जाए तो भारत के स्टैंड को यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, ठीक है, एक इंटरनेशनल समर्थन मिल रहा है भारत की स्टैंड को, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखो, ये तो यही आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है कि यूएस कांग्रेस वेडनेसडे को एक बिल पास किया, और दलाई लामा से भी मिलेगी और तिब्बतियन लीडर से भी यहाँ पर मिलेगी, और कोशिश करेगी कि पीसफुली जो है बेसिकली इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। खैर ये इतना आसान नहीं है, बट हाँ, चाइना पे प्रेशर देने के लिए ये कम से कम एक रणनीति हो सकती है, एक भारत की भी रणनीति हो सकती है, और उसमें क्या होता है कि अमेरिका का सहयोग मिल रहा है, ये सब चीजें आप देखिएगा। अब
मैंने बताया ही कि पावरफुल यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन आएगा और वो जो है दलाई लामा से भी मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, व्हाई डिड इंडिया रिफ्यूज टू सपोर्ट तिब्बत इनिशियली व्हेन चाइना इन्वाइटेड इट। भाई भारत ने तिब्बत का सपोर्ट करने से स्टार्टिंग में क्यों मना किया या तिब्बत का सपोर्ट क्यों नहीं किया जब चाइना ने इस पे इन्वाइट किया था। मैंने उसके लिए आपको बताया, ठीक है, अभी आपको बता दिया है कि जब चाइना ने बेसिकली जो है चाहता, देखो ध्यान दीजिएगा कि तिब्बत ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे यूएन में अपील करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको क्या करना है, एक मेंबर स्टेट होना चाहिए, या मेंबर स्टेट कोई जो यूएन का मेंबर स्टेट हो उसको स्पॉन्सर करे, ठीक है। और कोई कंट्री तो करता नहीं। अब ऐसे में क्या था, सिर्फ उसको देखना था कि भारत के, क्योंकि ब्रिटेन जाने के बाद में, ब्रिटेन मतलब भाई पहले भारत जो है ब्रिटेन का डोमिनेंट था, उसके जाने के बाद में क्या हुआ, इंडिया की उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, ठीक है, कि हाँ वो वहां जो है क्या कहें, जो है अप्लाई कर सके, लेकिन इंडिया फर्मली डिक्लाइन, ठीक है। अब उसका कारण क्या था, मैंने बताया कि न्यू चाइना पॉलिसी जो उसने मान रखी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर तिब्बत जो है वहां पे अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और सुबह करंट अफेयर की डेली क्लास से जरूर जुड़ें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।